आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य और उपाय बताइए। आर्थिक मानदंडों के आधार पर भूमि स्वामित्व पर भूमि सीमा नीति को एक प्रभावी सुधार कैसे माना जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो मेजर्स हैं लैंड रिफॉर्म के भारत के अंदर, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि कैसे जो लैंड सीलिंग पॉलिसी है, तो ये लैंड ओनरशिप जो है इस पर कैसे इसका इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी बात करनी है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि देखो, जो लैंड रिफॉर्म होता है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल मेजर होता है। ठीक है, जो बेसिकली जो हम लैंड ओनरशिप जो का सिस्टम होता है उसको जो हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड होता है, यही उसका मकसद होता है। साथ ही साथ में जैसे लैंड ओनरशिप के साथ साथ टेनेंसी होता है, लीजिंग होता है और बाकी लैंड रिलेटेड मैनेजमेंट होते हैं। देखिए, भारत के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही इम्प्लीमेंट हो गए थे और उसका मेन मकसद था जो फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन था उससे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, स्पेशली एग्रेरियन पॉपुलेशन थी, उसको बचाना। तो इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम बोलेंगे कि भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व, किराएदारी, पट्टे और प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से किए गए संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल उपायों से है, और जो भारत की स्वतंत्रता के बाद कृषि संरचना के सामंती शोषणकारी स्वरूप को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार लागू किए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता देंगे। फिर देखो, जब आप मेन बॉडी में आओगे तो आप कोशिश करो कि जो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं या फिर बच्चे आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर आपका डायग्राम मिसिंग होता है, किसी भी तरह का फ्लो चार्ट मिसिंग होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर 1-2 कॉपीज़ होती हैं जिसमें देखने को मिलता है। तो इनफैक्ट आप ओवर एक्सप्लेन ज़्यादा करते हो, कई बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की बात हम करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस की बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन और जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना। साथ ही साथ में जो किसान हैं उनका शोषण हर तरह से कम करना, साथ ही साथ में उनको इंसेंटिवाइज करना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं लैंड रिफॉर्म्स के। फिर आप इसको समझाओगे। सबसे पहले आप सामाजिक न्याय को मेंशन करोगे, फिर कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, गरीबी उन्मूलन होगा, किराएदारी में भी सुधार आएगा यानी टेनेंसी रिफॉर्म्स होंगे अच्छे लेवल पर। फिर आप भू स्वामित्व का समेकन कर सकते हैं यानी कि कंसोलिडेशन। जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं बहुत फ्रेगमेंटेड होती हैं, तो लैंड रिफॉर्म की वजह से उनका कंसोलिडेशन पॉसिबल हुआ। फिर हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, सबसे पहले क्या क्या उपाय लिए गए। तो सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम का अबॉलिशन हुआ, टेनेंट को प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, और जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, वो भी प्रिवेंट किया गया। जैसे पंजाब और हरियाणा है, इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया लैंड फ्रेगमेंटेशन से डील करने के लिए। इससे क्या हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई है वो भी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई है। फिर हम इंटरमीडियरीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश की। ठीक है, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हो गए, जागीरदार्स हो गए, जो कि सीधा डायरेक्ट शोषण करते थे फार्मर्स का। उसके बाद हमने कृषि उत्पादकता भी बहुत बढ़ाई, किस तरीके से, जैसे आधुनिक कृषि तकनीकें यूज़ करके। फिर हम सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ भी हमारा झुकाव हुआ। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा एक आस्पेक्ट है, जैसे जो हम कहते हैं ना कि सामुदायिक विकास सबका, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट और साथ ही साथ में जो आर्थिक एम्पावरमेंट होती है, जैसे कि गुजरात में, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं अमूल जो इनिशिएटिव था उसका। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है। फिर आप बात करोगे, एक सेकेंड, हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस तरीके से हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड रिसोर्सेज का करना, यानी कि भूमि संसाधनों का एफिशिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत बड़े
फार्मर्स के पास, लैंड ओनर्स के पास, तो उससे क्या होता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, जिससे कि वो उसको उसका लैंड का यूज़ कर पाएँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपनी, ठीक है। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वही वाला पॉइंट है। फिर हमें इनकम इनइक्वालिटी में भी हम देखते हैं कि रिडक्शन होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड क्रिएशन होगा उससे, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे हम देखते हैं, एक तरह से हम जानते हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो रूरल में 50-60% से ज़्यादा जो रूरल है वो पूरा डिपेंडेंट होता है हमारा एग्रीकल्चर पे ही, ठीक है। तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको आजीविका का साधन मिल रहा है, साथ ही साथ में कैपिटल फॉर्मेशन और एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जैसे हम देखते हैं कि KCC एक्सेट्रा। फिर जो सोशल कॉस्ट है रिसोर्सेज का, ठीक है, उसका कम होना, और साथ ही साथ में मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट, ये एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट का भी, जैसे कहते हैं ना आर्थिक गुणन प्रभाव, उसका भी यही जिम्मेदार है। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और कीवर्ड भी अच्छा है, तो आपको मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट भी यूज़ करना है। फिर है मार्केट डिस्टॉर्शन में कमी, यानी कि बाजार विकृतियों में कमी। अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि देखो, भारत में भूमि सीमा निर्धारण और समेकन अनियमित और असंगत रहा है, कि लैंड सीलिंग एंड कंसोलिडेशन जो है ना, ये भारत में बहुत इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट रही है, इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। साथ ही साथ में इससे क्या होगा, करप्शन कम होता है, और जो भूमि माफिया होते हैं और जो है लैंड ग्रैबिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, है ना, तो ये सब इनसे डील करने के लिए लैंड सीलिंग का जो है लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, जो है आर्थिक और सामाजिक न्याय, भारत में आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जितने अच्छे से होगी, मॉनिटरिंग जितने अच्छे से होगी, यानी कि इसका जो कार्यान्वयन है वो प्रभावी होगा, और निरंतर अगर इस पर निगरानी बना के रखी जाएगी तो ये एक लैंड रिफॉर्म में बहुत अच्छा एक स्टेप साबित हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड कर देना है। फिर हम क्वेश्चन सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन सेकंड आपका कहता है कि 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। घरेलू उद्योगों और वैश्विक एकीकरण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसने ट्रांसफॉर्म किया इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को, यानी कि औद्योगिक परिदृश्य को। तो हमें बताना है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है घरेलू उद्योगों पर और वैश्विक एकीकरण पर, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे और ग्लोबल इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। फिर आप स्टार्ट कैसे करोगे, ये देखो 1991 में आपको बताना है कि देखो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल टर्निंग पॉइंट आया था भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में, और ये जो पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस की गई थी एक ऑब्जेक्टिव से, जो कि था कि हमें अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना था, ओपन करना था, और हम बेसिकली जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे। और क्योंकि ये जो इकोनॉमी थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जैसे कि लाइसेंस परमिट कोटा राज से, और मार्केट ओरिएंटेड था बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से हम मतलब लाइसेंस परमिट कोटा राज था, तो इस वजह से, और बहुत ज़्यादा क्लोज मार्केट थी, तो हम इसको क्या कर रहे थे, हमें इसको ओपन मार्केट करना था, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड करना था, कॉम्पिटिटिव बनाना था, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें वैश्वीकरण की ओर हम बढ़ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन। फिर इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया ने अडॉप्ट किया LPG का पाथ, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोले तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसके बाद इस तरीके से आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम मेन बॉडी पे आते हैं। तो हम पहले प्रोविजंस बताएंगे कि जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थे उसके क्या प्रोविजंस थे। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो हमने उसको ख़त्म किया। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको लिमिट करके हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है दरवाजे खोले। जो FDI पॉलिसी है, ठीक है, उसका लिबरलाइजेशन किया हमने, उसका उदारीकरण किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ पाए। साथ ही में हमने टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को भी एनकरेज किया। उसके बाद हमने MRTP एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया, जिससे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका मोनोपोली हो जाता है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने विनिवेश का रास्ता देखा, और साथ ही साथ में हमने एक व्यवसायी अप्रोच लिया पब्लिक सेक्टर को लेकर,
ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मेजर प्रोविजंस थे। उसके बाद आपको घरेलू उद्योगों पर प्रभाव भी दिखाना है, जैसे कि लाइसेंसिंग राज का उन्मूलन, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ आप ये बताओगे कि देखो इससे क्या होगा ना, जब बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मोनोपोली ख़त्म होती है या लाइसेंसिंग राज ख़त्म होता है, तो जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो उभरते हैं, जैसे कि एमएसएमई की स्थापना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जो नई नई कंपनी हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। फिर हम उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार की बात करेंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे हमने लाइसेंसिंग जो है, यानी जो हम लाइसेंस राज की बात कर रहे हैं, वो जैसे हमने डिसमेंटल किया और हमने अपने जो इम्पोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थोड़ी सी, और साथ ही साथ में हमने रेगुलेट करना चालू किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो भी जो है मार्केट की जो कंपटीशन है उसको एक हेल्दी वे में फेस कर पाएँ। और साथ ही साथ में इसकी वजह से क्या हुआ, जो उद्योग हैं वो ज़्यादा फोकस करने लगे किस पे, मूल्य पे, गुणवत्ता पे, नवाचार पे और लागत प्रबंधन, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनने लग गए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा वगैरह, ठीक है, इन्होंने कम्पीट किया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है, और अपनी क्वालिटी भी बढ़ाई और कंज्यूमर के चॉइसेस में भी हमें वो चीज़ दिखती है। फिर हम निजीकरण और सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार की बात करेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी पीछे चल रहा था। तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन कुछ पब्लिक सेक्टर का किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो बजटरी बर्डन है वो कम हो जाए, साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़े। और रिसेंट एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट ने अपने कुछ रिसोर्सेज जो हैं इसको रीलोकेट किया है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ऑयल कंपनी जैसे बीपीसीएल में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे सकते हो। और आप बता सकते हो कि एयर इंडिया जो है इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया ताकि कंपटीशन बढ़े और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। साथ ही साथ में आप बताओगे कि कैसे एमएसएमई और सर्विस सेक्टर बूस्ट हुआ, जैसे कि एलपीजी पॉलिसीज़ ने कैसे कैसे बूस्ट किया। जैसे कि हम बता सकते हैं कि आज भारत जो है एक वैश्विक आईटी हब बन चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह सब ने ग्लोबल रिकॉग्निशन फाउंड कर लिया है। और ये जो सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एमएसएमई की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि 40% ऑफ द एक्सपोर्ट्स कंप्राइज ऑफ द एमएसएमई प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करेंगे ग्लोबल इंटीग्रेशन की, कि कैसे वैश्विक एकीकरण की बात करेंगे। तो हम पहले वैश्विक एकीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एफडीआई की बात करेंगे कि एफडीआई और कैपिटल इनफ्लोस कि देखो जब हम उदारीकरण के बाद क्या हुआ, एफडीआई पॉलिसी को बहुत ज़्यादा हमने लिबरलाइज़ किया। तो बहुत सारे सेक्टर्स में आप पढ़ते भी हो कि 100% एफडीआई है, ठीक है, अप्रूव की गई ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए। तो इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती है, ठीक है। और जैसे कि टेलीकॉम, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। और एफडीआई बढ़ती है तो एक क्या होता है ना कि रुपये की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। एफडीआई जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आएगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जो करेंसी होगी, भारत की जो रुपये है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इकोनॉमी के लिए हर तरीके से अच्छा है, ठीक है, बैंकिंग वाले सेक्टर में भी अच्छा है। तो हम फिर बात करेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन की, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भारत जो होता है अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में ज़्यादा दे पाता है। इससे एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ होता है, ठीक है। ट्रेड पॉलिसीज़ में जैसे इंडिया की ट्रेड पॉलिसी आई, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे रिफॉर्म्स होते रहते हैं, तो इससे इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। देन हम बात करेंगे मेजर चैलेंजेस की कि क्या चैलेंजेस मतलब रहे 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद। तो देखो हमने देखा कि जॉबलेस ग्रोथ की हम बात करेंगे कि ऐसी ग्रोथ हो रही है जहाँ पे जॉब नहीं है, ठीक है। जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देख पा रहे हैं। हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में भी कितना कम हम कंट्रीब्यूट हमारी जीडीपी में होता है, ठीक है।
साथ ही साथ में जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ही बढ़ावा दिया गया, जिससे जो लेबर इंटेंसिव हैं वो पीछे रह गए, जैसे कि एग्रीकल्चर। ठीक है, उदाहरण के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये बढ़ी, लेकिन इसमें हम एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो वो सीमित रहा है, वो नहीं बढ़ पाया। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षाकृत कमज़ोर स्थिति, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका रिलेटिवली कमज़ोर उसकी स्थिति है। ठीक है, अभी हम 15 से 17% पर ही अटके हुए हैं। ठीक है, ये मेक इन इंडिया और PLI जैसी स्कीम पे हम देखते हैं तब भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 15 से 17% ही GDP में उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब चाइना जैसी कंट्रीज़ जो हैं उनका 26 से 30% जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आता है, तो इसीलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि MSME पर जो इम्पोर्ट कंपटीशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में जो नीति अनिश्चितता यानी कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी है और जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये सारे पॉइंट मेंशन करके कंक्लूड करोगे कि देखो जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बहुत हद तक चेंज किया, साथ ही साथ में इसने स्ट्रेंथन किया प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, और इसने कंपटीशन को फोस्टर किया, और साथ ही साथ में जो इंटीग्रेशन है ग्लोबल मार्केट से इसको भी बढ़ावा मिला। और हम ये बात करेंगे कि देखो हाँ कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन आज जो है जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन रिलोकेशन हो गया, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, और 1991 के कुछ लेसन जो हमने लर्न किए, और साथ ही साथ में LPG रिफॉर्म्स में और जो मेजर्स लेने की ज़रूरत है वो भारत ले रहा है, और साथ ही साथ में कुछ और पॉलिसी एडजस्टमेंट हैं जो कि जिसकी ज़रूरत है हमें। तो इंडिया अब फोकस कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ। ग्लोबल जो वैश्विक हमारी प्रतिस्पर्धा है ना, उसको बनाए रखने के साथ साथ। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर को कंक्लूड कर देना है। ठीक है, फिर हम थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया जो है उसने एम्बिशन सेट किए। इंडिया हैज़ सेट एम्बिशियस टारगेट्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन अचीविंग दीज टारगेट्स। तो हमें ये पूछा गया कि देखो भारत ने ना 2030 तक भूमि शरण तटस्थता के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। तो हमें इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसको आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप बताओगे कि जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम जो रेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है उसको होल्ड कर देते हैं, साथ ही साथ में हम जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करते रहते हैं इस तरीके से कि कोई भी नेट लॉस ना हो, है ना, ओवरऑल लैंड क्वालिटी में। साथ ही साथ में हमने ये बताया जो भारत है वो UNCCD का जो है वो है सिग्नेटरी है, और हमने टारगेट रखा हुआ है, मतलब जो UNCCD है उसने टारगेट रखा हुआ है कि 26 मिलियन हेक्टेयर शरित भूमि, ठीक है, डिग्रेडेड लैंड मतलब, ठीक है, इसको रिस्टोर करना है 2030 तक। ठीक है, कब तक करना है, 2030 तक। ठीक है, साथ ही साथ में हम बताएंगे कि SDG 15 के सिंक में है, यानी कि लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके फिर हम मेन बॉडी पे चलेंगे। हम मेन बॉडी में बात करेंगे, एक सेकेंड, मेन बॉडी में हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे। तो उसमें सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है प्रैक्टिसेस का वो अनसस्टेनेबल है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों जगह आपको एग्जांपल देने हैं कि पहले आप पंजाब हरियाणा का भी एग्जांपल दोगे, फिर आप राजस्थान बुंदेलखंड का एग्जांपल दोगे, कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि फॉरेस्ट और इकोसिस्टम पे कितना प्रेशर है, जैसे कि अभी अरावली वाला इशू है सुप्रीम कोर्ट, उसका भी आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही में माइनिंग, अर्बनाइजेशन, इलीगल लॉगिंग होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, उसको भी मेंशन करना है। फिर आप फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की बात करोगे कि किस तरीके से
हम वो फेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं LDN गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क। हम देखते हैं कि जल शक्ति अभियान है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, और ग्रीन इंडिया मिशन भी मेंशन कर सकते हो, नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया। फिर आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात करोगे, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटरशेड मैनेजमेंट, जैविक खेती, ठीक है। अब आप बता सकते हो जैसे कि तेलंगाना का हरितहारम कार्यक्रम, ठीक है। तकनीक और डेटा का उपयोग हम बता सकते हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो इसरो की है, ठीक है। फिर आजीविका और रोजगार के सृजन की बात करोगे आप। फिर आप मिशन लाइफ की बात ज़रूर करना, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे इंडिया लीड कर रहा है, ठीक है। फिर आप इसमें आप बताओगे कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखो, वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि हम जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ठीक है, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें, और साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन इज़ द की, और इनोवेटिव फाइनेंसिंग की तरफ जाएं, ठीक है। मनरेगा में कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो VB जीराम जी है उसमें है भी, ठीक है। इन्वायरमेंटल को बैलेंस करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा रूरल एरिया में। फिर आप टेक्नोलॉजी एंड डाटाबेस मॉनिटरिंग की बात करोगे, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, GIS एक्सेट्रा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, और शहरीकरण उद्योग का संतुलन बना के रखना है, ठीक है। ये सब करके उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। इसमें आप और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर कंक्लूजन आप कैसे करोगे, आप बताओगे कि देखो, जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का है गोल है, ये सिर्फ इन्वायरमेंटल कमिटमेंट नहीं है, लेकिन एक ये नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट अडेप्टेशन, ठीक है। साथ ही साथ में आप बताओगे कि किस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सब ना आपके कीवर्ड्स होते हैं। प्राकृतिक आधारित समाधान, तकनीक समर्थित निगरानी, पर्याप्त वित्त पोषण, समुदाय नेतृत्व, ठीक है। तो ये सब आपको लिखने हैं। साथ ही साथ में आप बताओगे कि इन स्टेप्स के थ्रू, या ये जो अप्रोच होगी भारत की, वो भारत को विकसित भारत बनने में हेल्प करेगा 2047 तक, ठीक है। इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हो अपना क्वेश्चन 4 आपका क्या है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दोगे सेम जो अभी हमने LPG का इंट्रोडक्शन दिया था, उसी तरीके से आप 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन दोगे। फिर आप बॉडी पर आओगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उसके बाद पहले तीनों को एक्सप्लेन करना है, फिर आप उसका इफेक्ट बताओगे कि देखो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 23-24 में था IMF के अनुसार, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्फ्लोज की बात करोगे। फिर बताओगे कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, औद्योगिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा, सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार होना, ठीक है। आज जो है GDP का 55% हमारा जो है सर्विस सेक्टर से ही आता है। फिर आप कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस बताओगे कि कैसे कैसे कंज्यूमर्स को इफेक्ट कर रहा है। फिर उदारीकरण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आप उसकी बात करोगे, जैसे कि देखो इससे क्या हुआ है ना, इनकम इनइक्वालिटी आई है, सोशल इनइक्वालिटी भी आई है। आपको एक बहुत छोटे एग्जांपल से बताती हूँ कि पहले 1991 से पहले अगर कोई मज़दूर होगा जिसकी दिहाड़ी 100-150 रुपये होगी, ये 100 रुपये होगी, 50 रुपये होगी, वो आज कितनी हो गई होगी, 400 हो गई होगी, 400-500 हो गई होगी। मान लो मैं 20 भी रुपये होगी उस टाइम पे, तो 400 हो जाएगी, ठीक है। बट जो लोग उस टाइम पे जो एक इंडस्ट्रीज़ के एक कहते हैं ना इलाइट सेक्शन होता है, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सेक्शन होता है, वो जितने कमाता था उसका आज यानी 100 टाइम्स वो लोग वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो उनका जो इनइक्वालिटी है, जो एक गैप है जो रूरल अर्बन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। साथ ही साथ में जॉबलेस ग्रोथ की बात करो, रीजनल इम्बैलेंस की बात करो, ठीक है। बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, क्योंकि अभी हमने सेम इसी तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया कि MSME पर दबाव, प्रेशर और वैश्विक झटकों की संवेदनशीलता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसको मेंशन करना है। फिर आप कैसे कंक्लूड करोगे कि देखो
ये तरीके से जो एलपीजी है उसने इफ़ेक्ट किया है। हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन जो है इंडिया जो है अपने सस्टेनेबल अप्रोच के थ्रू, सस्टेनेबल अप्रोच, इंक्लूसिव अप्रोच के थ्रू ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप कोशिश किया करो कुछ कुछ स्कीम्स यहाँ पे कुछ स्कीम्स यहाँ कंक्लूजन में भी आप मेंशन किया करो। और कंक्लूजन यहाँ पे इतना बड़ा समझाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर में भी बहुत बड़ा कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन आपका 4 से 5 लाइन में लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको बताना है कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है अभी सर्विस सेक्टर भी फेस कर रहा है, और ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर में एक पैरिटी, अगर एलपीजी देखा जाए तो एलपीजी तीनों को ही बराबर तरीके से इफ़ेक्ट करे। इनकम इनइक्वालिटी भी कम हो, सोशल इनइक्वालिटी भी कम हो, और जो है इसमें वर्ल्ड बैंक की भी आप एक जिक्र कर सकते थे बीच में चैलेंजेस में, कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो एलपीजी है उसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करोगे और बता दोगे कि ये हमारी अप्रोच होगी, तो हमारा आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और क्या कहते हैं विकसित भारत हो गया। ठीक है, ये सब आपको की टर्म्स, अमृतकाल हो गया, ये सब यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। अब आंसर लिखो आप। अरे